इस एपिसोड की शुरुआत में हम लियो जियांग को देख पाते हैं, जिसने अपने मल्टीपल फॉर्म्स बनाकर एंसेस्टर शी को घेर लिया था। वो एंसेस्टर से कह रहा था कि तूने अपनी सेल्फिश डिजायर्स के लिए न जाने कितनों को ही मार दिया। सिर्फ तेरी वजह से लियो फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तूने उस फैमिली के फॉर्चून को जलाकर राख कर दिया। लेकिन एंसेस्टर शी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि इमॉर्टलिटी की पाथ ब्रूटल है। हम सभी के अंदर इमॉर्टल बनने की ख्वाहिश है। तो अगर मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को कुर्बान किया तो इसमें क्या गलत हुआ। जो सुनते साथ ही जियांग ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर पर अटैक करना शुरू कर दिए। मगर एंसेस्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने अपनी हेवी तलवार की मदद से बड़ी आसानी के साथ जियांग के हर एक फॉर्म को कोलैप्स कर दिया। इधर जियांग सोच रहा था कि मेरे पास एक डिवाइन एबिलिटी है जिसका फंक्शन है इवल्स को पनिश करना। तो उसी एबिलिटी का यूज करके मैं एंसेस्टर को हरा सकता हूँ। इसीलिए वो एक बार फिर से एंसेस्टर पर हमला करने जंप लगा चुका। लेकिन एंसेस्टर उसे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर पटक देता है। साथ ही एंसेस्टर ने एक बार फिर से उसे घायल करते हुए नीचे गिरा दिया था। हालांकि जियांग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि एक और फॉर्मेशन वाला कल्टीवेटर है, इसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इस पर सेंटिनेंट फॉरेस्ट स्पेल का इस्तेमाल करूँ फिर भी शायद मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। ये बंदा हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेरी पावर इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। लेकिन मैंने फेरीजू से वादा किया था कि मैं इसकी जान जरूर लूंगा, इसलिए मैं अपने वादे को तोड़ नहीं सकता। मुझे कुछ देर तक और होल्ड करना पड़ेगा। साथ ही माइंड स्पेस के बाहर भी एंसेस्टर शी जियांग को बुरी तरह से चोक कर रहा था। वो कहता है बच्चे अब हार मान जा, तेरी पावर मुझे कभी भी हरा नहीं सकती। इतना ही नहीं, उसने माइंड स्पेस में भी जियांग पर अपना पूरा डोमिनेंस साबित किया। वो अपनी हेवी ब्लेड से जियांग पर न जाने कितने ही सारे वार किए जा रहा था। वहीं पर जियांग अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके हर एक अटैक को काउंटर करने लगा। साथ ही एंसेस्टर उससे कहता है कि मेरे पास हजारों सालों की कल्टीवेशन है, तो तेरे जैसा कल का आया लौंडा मुझे हरा नहीं सकता। वहीं पर जियांग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और फाइनली एंसेस्टर शी उस पर अटैक कर करके थक गया। वो कहता है कि तेरे अंदर काफी अजीब सी स्पिरिचुअल एनर्जी है। मैंने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में कभी ऐसी पावर को विटनेस नहीं किया था। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि मैं कोर फॉर्मेशन का बंदा हूँ, वरना तो तू कब का ही मुझे हरा देता। और इसके बाद एंसेस्टर शी ने उसे अपने पंजे के नीचे दबा दिया। उससे पूछ रहा था कि बता तू मेरे लियो फैमिली का मेंबर कैसे बन गया, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो लियो फैमिली से हो ही नहीं सकता। बता तो एग्जैक्टली है कौन। और अब एंसेस्टर शी ने जियांग को खत्म करने के लिए अपनी ब्लेड को रेज किया। इस पल में जियांग को याद आता है कि फेरी जू को उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर आज वो इस शैतान को मारने में फेल हुआ तो फेरी जू हमेशा के लिए स्ट्रगल करेगी। साथ ही उसे पिछली रात की बात भी याद आई जब फेरी जू और जियांग पूरी तरह से नशे में धुत थे। उस वक्त जियांग उसे बताता है कि एक और मिस्टीरियस लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी और उसने मुझे फॉरेस्ट ऑफ ऑल बीइंग्स टेक्निक को सिखा दिया। उसने मुझे बताया था कि ये टेक्निक मेरी सोल को काफी ज्यादा पावरफुल बना सकती। लेकिन मैं एंसेस्टर शी की ताकत को नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि वो टेक्निक उसे मारने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। जिस पर फेरी जू कहती है कि तुमने खुद पर भरोसा करना चाहिए, हो सकता है कि तुम एंसेस्टर शी को हरा दो। जिस पर जियांग कह रहा था कि अगर मैं गलती से मारा गया तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक प्रॉपर तरीके से फ्यूनरल करो, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जिस पर फेरी कह रही थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुझे तुम्हें दफनाने का मौका मिले, क्योंकि तुम जरूर से एंसेस्टर शी को हरा दोगे और जब ये काम पूरा हो जाए तब हम दोनों हेवनली सेंट माउंटेन जाएंगे। वेल यहाँ पर फेरी जू जियांग के साथ फ्लर्ट कर रही थी, तो जियांग उससे कहता है कि फेरी जू ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, इससे हम दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। तो फेरी जू उसे बताने लगी कि मैं तुम पर खुद से ज्यादा यकीन करती हूँ, इसलिए तो मैंने एंसेस्टर शी की सारी हकीकत तुम्हारे साथ शेयर की। जिस दिन तुमने इसे ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया। बस उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। पता नहीं कल क्या होगा, तो मैं अपनी कोई भी बात तुमसे छुपाना नहीं चाहती। और इतना कहते साथ ही वो सीधे जियांग की बाहों में आ गई। वेल यहाँ पर जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेगा। और उतने में फेरी जू ने उसे किस किया। वो जियांग से कह रही थी कि मैंने हमेशा एंसेस्टर शी की गुलामी की, लेकिन आज रात मैं अपने दिल से जीना चाहती हूँ। तो जियांग को भी उसकी बात माननी पड़ी और इस तरह से ये दोनों इंटीमेट हो गए। तो इन रोमांटिक्स मोमेंट के बाद हमें दोबारा से वही सीन दिखाया गया जहाँ पर जियांग एंसेस्टर शी की ब्लेड के नीचे था, मगर यहाँ पर जियांग ने फॉरेस्ट ऑफ ऑल बीइंग्स टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जिसके चलते वो सारा
सारा नजारा बदल चुका है। साथ ही यहाँ पर लियो जियांग को अपना एक पुराना दुश्मन नजर आया, जो कि उससे कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें एक लंबे अरसे पहले ही बता दिया कि यहाँ पर बस एक पावरफुल ही सरवाइव कर सकता, तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े काफी आसानी से मारे जाते। साथ ही साथ जियांग को अपने पुराने दोस्त भी नजर आ रहे थे। वो लोग उससे कहते कि तुम्हारी वजह से हमारे हेवनली जजमेंट हॉल के न जाने कितने ही लोग मारे गए ताकि तुम अकेले सरवाइव कर सको। अगर आज तुम यहाँ पर मारे गए तो तुम हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। साथ ही जियांग को अपने फादर भी नजर आए, जो कि उससे काफी ज्यादा नाराज थे। उन्होंने हमेशा यही ख्वाहिश थी कि जियांग सरवाइव करेगा, लेकिन आज जियांग मौत की कगार पर था और उतने में लियो जिन उससे मिलने पहुंच गई। वो उससे कह रही थी कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। आज तक तुमने जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल करो, तुम्हें मेरी खातिर जीना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही लियो जिन का विजन भी वहाँ से वैनिश हो गया। इसी पल में जियांग अपनी डिवाइन एबिलिटी की पावर का यूज करने लगा। उसने हमेशा ईवल को पनिश किया था और इसे द वर्च्यू फॉरसेकिंग आर्ट कहा जाता है, जिसकी मदद से जियांग वहाँ पर थंडर बरसा रहा था। साथ ही साथ वहाँ पर उसके कई सारे गोल्डन हैंड्स भी फॉर्म हो गए, जिन्होंने एंसेस्टर शी की ब्लेड को पकड़ लिया था। एंसेस्टर को तो ये समझ नहीं आता कि जियांग के पास ऐसी अमेजिंग पावर अचानक से कहाँ से आ गई। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपनी ब्लेड को जियांग की तरफ पुश कर रहा था, लेकिन जियांग की डिवाइन एबिलिटी ने उसे काउंटर किया। ये देखकर ये एंसेस्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो जियांग से पूछ रहा था कि बताओ तुम ये सब कैसे कर पाए, मैं तो तुम्हें मारने की काफी ज्यादा करीब था। और उतने में जियांग ने अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर को दूर पुश किया। इस तरह से जियांग उसकी चुंगल से आजाद हो चुका था और अब अटैक करने की बारी थी जियांग की। वो एंसेस्टर पर न जाने कितने ही सारे पंचेस रिलीज करने लगा, जिससे एंसेस्टर शी की हालत खराब हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर जियांग का हम धर्मा फॉर्म भी देख पाते हैं, जो कि आज अचानक से ही रिवील हुआ था। वो एंसेस्टर से कह रहा था कि तू एक ईवल पर्सन है और इसी वजह से तुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। उसका ये फॉर्म देखकर एंसेस्टर शी के तो होश ही उड़ गए और अब जियांग ने अपनी हेवी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर हमला किया, जिसमें घायल होते साथ ही एंसेस्टर तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। उसे पता था कि अब वो जियांग को हरा नहीं सकता। ये बच्चा तो उसकी उम्मीदों से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल निकला। पहली बार एंसेस्टर शी किसी से इतना डरा हुआ था। वो तो बस अब इस माइंड स्पेस से बाहर जाना चाहता है, मगर जियांग की थंडर उसका पीछा कर रही थी। साथ ही साथ जियांग ने सामने से आकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे तो एंसेस्टर शी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। और अब यहाँ पर जियांग ने उस पर पंचेस की बौछार करना शुरू कर दी थी। एंसेस्टर की वजह से वो कई दिनों से फ्रस्ट्रेट था, तो आज वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारने लगा और इस तरह से जियांग ने उस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। उसकी डिवाइन एबिलिटीज के हाथों ने एंसेस्टर शी को जकड़ लिया था और वहीं पर जियांग उस पर पंचेस की बारिश करने लगा। एंसेस्टर तो कंफ्यूज होकर उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन से फैक्शन से बिलोंग करते हो, डिवाइन माइट सेक्ट या फिर हेवनली डीमन सेक्ट। जिस पर जियांग कह रहा था कि मैंने तो इन फैक्शंस का नाम भी पहली बार सुना है, मैं लियो फैमिली के ओल्ड विलेज से बिलोंग करता हूँ और अब इस मुकाबले को खत्म करने का वक्त आ चुका है। मैं आज तुझे इस दुनिया से आजाद कर दूंगा। और इतना कहते साथ ही जियांग ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने ब्लैक ड्रैगन को समन किया। उस ब्लैक ड्रैगन ने सीधे एंसेस्टर शी पर जोरदार वार किया था, जिससे वो बंदा बुरी तरह से तड़पने लगा। और अब ये लोग दोबारा से अरीना में वापस आ गए। वहाँ मौजूद फॉरेस्ट अपने आप वैनिश हो चुका था। यहाँ पर एंसेस्टर शी तड़पते हुए जियांग से कहने लगा कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं और जीना चाहता हूँ, तुम मुझसे मेरी जिंदगी को छीन नहीं सकते। मगर तब तक लियो जियांग ने एंसेस्टर शी की सोल को ग्रैब कर लिया। एंसेस्टर उससे कह रहा था कि जियांग प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं अभी तक खुलकर जी नहीं पाया। वो जियांग से कह रहा था कि प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे तो मैं एक कोंगियन पिक तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम यहाँ के मास्टर बन जाओगे। मैं तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहता, बस मुझे जिंदा छोड़ो। जिस पर जियांग कह रहा था कि अब तो मुझे जरा भी शक नहीं हो रहा कि लोग तुम्हें मॉन्स्टर क्यों बुलाते हैं। तुमने हमेशा सौदेबाजी पर फोकस किया और जब बात तुम्हारे फायदे की आ जाए तब तुमने अपनी ही फैमिली को भी कुर्बान किया। और इतना कहते साथ ही जियांग ने उसे उसके ही स्टैचू पर पटक दिया। तभी एंसेस्टर उसे बताने लगा कि इस कोंगियन पिक के अंदर ढेर सारी
स्पिरिचुअल वेन्स हैं। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ तो सारी वेन्स में तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और रही बात उस फेरी जू की, तो आज के बाद वो तुम्हारी गुलाम होगी। तुम्हें उसके साथ जो करना है वो करो, बस मुझे तुम जिंदा छोड़ दो। वही दूसरी तरफ हम फेरी जू को देख पाते हैं, जो कि अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर शी के बाइंडिंग एरी को हटा रही थी। उस बुढ़े ने फेरी जू को अपने एरी में सील करके रखा था और यही रीजन है कि फेरी कभी यहाँ से भाग नहीं पाई। इधर जियांग एंसेस्टर से कहने लगा कि फेरी जू भी एक इंसान है, वो कोई पोजीशन नहीं जिसे तुम अपने कब्जे में रखो, लेकिन तुमने हर बार उस बंदी को टॉर्चर किया, उसके साथ गुलामों से भी बदतर बर्ताव किया। इतना ही नहीं, लियो फैमिली के मास्टर तुम्हारी पूजा करते थे। उन्हें तो लगा था कि तुम उनके फैमिली की बैकबोन हो जो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। वहीं पर लियोजिन को लगा था कि तुम उसकी फैमिली को दोबारा से रिवाइव करोगे, इस स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट को ऊंचाइयों पर लेके जाओगे। मगर वो दोनों भी अंधे थे जिन्होंने तुम पर इतना भरोसा किया। वो देख ही नहीं पाए कि असल में तुम तो एक मॉन्स्टर हो जो कि अपने अलावा कभी किसी और के बारे में नहीं सोचता। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी एंसेस्टर शी का ज़मीर नहीं जागा। वो जियांग से कह रहा था कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, मैं तुम्हें मेरा कॉन्ग्युएंट पिक देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही यहाँ की सारी स्पिरिचुअल वेन्स के बारे में भी मैं तुम्हें बता दूंगा। उन वेन्स का एज ए रिसोर्सेस यूज करके तुम अपनी कल्टीवेशन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। जल्दी तुम एक कोर फॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर बनोगे। तुम्हारी जर्नी में कोई मुश्किलें नहीं आने वाली और ना ही कभी तुम्हें रिसोर्सेस की कमी पड़ेगी। इनफैक्ट आगे चलकर तुम एक इमॉर्टल भी बन सकते हो, तो प्लीज इस मौके को हाथ से मत जाने दो। जिस पर जियांग कह रहा था कि अब मैं तुम्हारी इन मीठी बातों में नहीं आने वाला। एक बार तो तुमने मुझे उल्लू बना ही दिया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। तुम यूँ समझो कि यही तुम्हारा अंत है। वहीं पर एंसेस्टर शी नाराज होते हुए कहने लगा कि शायद तुमने अपना मन बना लिया है कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा गया तो ये मेरी शान के खिलाफ होगा। शायद हम दोनों का मिलना तय था। जियांग, मैं तो इमॉर्टलिटी हासिल करने में नाकाम रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बिहाफ में उस पाथ पर जरूर चलो। मैं कभी इस दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सपना तुम पूरा करो। और इतना कहते साथ ही एंसेस्टर शी ने खुद होकर ही अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया और फाइनली वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। इधर जियांग भी अपनी माइंड स्पेस से बाहर आ चुका था। वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड है। उसने एंसेस्टर शी का मुकाबला करने के लिए अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया था, इसलिए अब जियांग की बॉडी में जरा भी पावर्स नहीं बची। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर फेरी जूस में से बाहर आ गई। वो आते साथ ही जियांग को संभालने लगती है। जियांग उसे बता रहा था कि फाइनली ये खेल खत्म हो गया। वहीं पर फेरी जू से बताती है कि एंसेस्टर शी ने मुझे एक बैरियर में ट्रैप करके रखा था, तो वो बैरियर अचानक से ही वैनिश हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने उस डीमन को मार दिया। जिस पर जियांग कह रहा था कि ना, मैंने उसे नहीं मारा, उसने तो खुद होकर ही अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। शायद वो मेरे हाथों मरना नहीं चाहता था। मगर फेरी जू एंसेस्टर को काफी अच्छे से पहचानती थी। वो कहती कि ना, उस बंदे ने खुद को नहीं मारा, ये तो बस उसकी एक चाल थी। और फेरी जू का अंदाजा पूरी तरह से सही निकला, क्योंकि उतने में इन दोनों को एंसेस्टर शी के हंसने की आवाज आ रही थी। उसे तो काफी ज्यादा खुशी हुई कि उसने जियांग को बड़ी आसानी से उल्लू बनाया और अब वो जियांग को अपने एक फॉर्मेशन के नीचे सप्रेस कर देता है। साथ ही साथ उसने फेरी जू को अपनी एनर्जी में जकड़ लिया था और अब एंसेस्टर शी की सोल फेरी जू के सामने आ गई। वो कह रहा था, चुड़ैल कही कि तूने तो एकदम सही टाइम पर यहाँ पे एंट्री मारी। अब तो यहाँ आई गई है तो मैं तेरी बॉडी पर कब्जा करूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने फेरी जू की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालना शुरू किया, जिससे फेरी जू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इधर जियांग चाहकर भी उस फॉर्मेशन से आजाद हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी सारी पावर्स को एग्जॉस्ट कर दिया। अब तो उसमें जरा भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो एंसेस्टर शी के इस जाल से बाहर निकल पाए। यहाँ पर जियांग उस एंसेस्टर से कहने लगा कि मेरे आंखों के सामने तुम्हारी सोल शैटर हुई थी, फिर तुम दोबारा से वापस कैसे आ पाए? जिस पर एंसेस्टर कहता है कि मैं एक कोर फॉर्मेशन का बंदा हूँ, मैंने खुद होकर मेरी कोर को शैटर किया था और चुपके से अपनी सोल को साइड में हटा दिया। जब तक मैं तेरी माइंड स्पेस में था तब तक ही तेरे पास मुझे मारने का मौका था, लेकिन उस वक्त तो तू मेरी बातों में पूरी तरह से फंस गया था और इसी वजह से मेरी ये चाल कामयाब हो गई। अब मेरे पास 100 ब्रीदिंग तक का वक्त है। इस टाइम के अंदर ही मुझे फेरी जू की बॉडी पर कब्जा करना होगा। अगर मैं इसमें चूक गया तो मेरा एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिट जाएगा। सब यहाँ पर उसने फेरी जू को काफी बुरी तरह से तड़पाना शुरू
शुरू कर दिया। वो आज इस बंदी को मार के उसकी बॉडी पर कब्जा करेगा। वो फेरी को बता रहा था कि सबसे पहला तो मैं तेरी बॉडी पर कब्जा करूंगा और फिर तेरी हाथों से जियांग का गला घोट दूंगा। वहीं पर जियांग तो चाहकर भी उस हैरी से आजाद नहीं हो पा रहा था। वो पूरी तरह से हेल्पलेस हो गया। उसे लग रहा था कि शायद फेरी जू उसके आंखों के सामने मारी जाएगी, मगर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। एंसेस्टर शी चाहकर भी फेरी जू की बॉडी पर कब्जा नहीं कर सका। वो उससे पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। तो फेरी उसे बताने लगी कि मैंने ऑलरेडी हेवनली डीमन सोल पैक्ट को साइन किया था। अब ये सुनकर एंसेस्टर थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि ये तो 8 सर्वेंट पैक्ट है। इस करार के तहत डीमन लॉर्ड तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करेगा, जिस पर फेरीजू कह रही थी कि मेरी बॉडी और सोल तो ऑलरेडी डीमन लॉर्ड की हो चुकी है। अब तो एक पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर भी मेरी बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकता। तो भला तेरी जैसी एक ब्रोकन कोर फॉर्मेशन सोल की क्या ही औकात। जिस पर एंसेस्टर ये कहने लगा कि तुमने खुद होकर अपनी बॉडी को डीमन लॉर्ड के हवाले किया, क्या तुम्हें पता भी है वो तुम्हारी बॉडी के साथ क्या करेगा। जिस पर फेरीजू कह रही थी कि हाँ, मैं उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस जानती हूँ, लेकिन वो गुलामी तुम्हारी गुलामी से 1000 गुना ज्यादा अच्छी होगी। तुमने हर पल मुझे टॉर्चर किया, मुझे काफी ज्यादा जलील किया। इससे अच्छा तो मैं हमेशा के लिए डीमन लॉर्ड की अमानत बन जाऊं। फेरीजू की ये सारी बातें सुनकर जियांग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि फेरीजू एंसेस्टर शी के चुंगल से आजाद होकर डीमन लॉर्ड की गुलाम बन चुकी थी। यानी कि फेरीजू सही मायनों में कभी आजादी नहीं हुई थी। एंसेस्टर शी ने इस पावरफुल कल्टीवेटर की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद किया था और इसी वजह से अब फेरीजू उसके हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही थी कि अगर मैंने तुम्हें रिहा किया तो तुम तुरंत ही जाकर किसी और की बॉडी पर कब्जा करोगे, तो मैं रिस्क उठाना नहीं चाहती। जब तक 100 ब्रीदिंग कंप्लीट होकर तू पूरी तरह से वैनिश नहीं होता, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर फेरीजू पागलों जैसी हंस रही थी, क्योंकि आज पहली बार एंसेस्टर शी उसके सामने मजबूर था। इस बंदे ने हमेशा फेरीजू को काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया है, तो आज फेरीजू ने उसका रिवेंज लिया। वो एंसेस्टर से कह रही थी कि पता नहीं तुम मुझसे दूर जाना क्यों चाहते हो, मुझसे चिपक के रहना तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता था, तो क्यों ना तुम अपने आखिरी पलों को मेरी बाहों में एंजॉय करो। साथ ही फेरीजू उसके कानों में कहने लगे कि तुम्हारा वक्त अब हो चुका है, तो चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और उतने में एंसेस्टर शी की सोल पूरी तरह से शैटर हो गई। फाइनली उस बंदे का किस्सा खत्म हो चुका था। यहाँ पर फेरीजू इमोशनल होकर हंसने लगी। वो जियांग से कहती कि फाइनली सब कुछ खत्म हो गया, जिसके बाद वो जियांग के पास वापस चली गई। तो जियांग उससे पूछता है कि फिर आप ठीक तो हो ना, आपने हेवनली डीमन पैक्ट का जिक्र किया था, आखिर ये क्या चीज है, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जिस पर फेरीजू कहती है कि ये पैक्ट मैंने तब साइन किया था जब तुमने सेक्ट भी ज्वाइन नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मेरी तुमसे मुलाकात होगी। मैंने कई सालों तक एंसेस्टर शी की गुलामी की है, तो उससे आजाद होने के लिए मुझे हेवनली डीमन पैक्ट को साइन करना पड़ा। इस करार के तहत एंसेस्टर शी कभी भी मेरी बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकता था, और अब वो मर चुका है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। उतने में वहाँ पर एक डिमोनिक आवाज आई। वो डिमोनिक आवाज उससे कह रही थी कि आज हमारा पैक्ट कंप्लीट हुआ, इसलिए हेवनली डीमन सेक्ट तुम्हें लेने आया है। आज के बाद तुम हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की अमानत हो। जिस पर फेरीजू कहती कि डीमन लॉर्ड, मुझे बस कुछ पलों का वक्त चाहिए, मैं इस बंदे से आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर जियांग काफी ज्यादा मायूस था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो चाहकर भी फेरीजू को आजाद नहीं कर पाया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।